तो मेटाबॉलिज्म क्या था बताइए, कोई कल पढ़े थे ना मेटाबॉलिज्म? बायोकेमिकल चेंजेस। हाँ, कोई भी बायोकेमिकल बॉडी में बायोकेमिकल चेंज होती है, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म दूसरा बोलते होता हैं। है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। और क्या पढ़े थे? एनाबोलिज्म में एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्शन होता है और यूरिया साइकिल। कैटाबोलिज्म में डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है। एक एक बोलिए। हाँ हाँ, बोलो ऋतिक। मैम एनाबॉलिज्म पढ़े थे, कैटाबॉलिज्म पढ़े थे, उसके बाद यूरिया साइकिल पढ़े थे हम लोग। नहीं, क्या उसमें पढ़े देखे थे कैसे पढ़े क्या थे? एनाबॉलिज्म क्या पढ़े थे, क्या था एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म है मैम, ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, मतलब इसमें जुड़ता है मैम एनाबॉलिज्म में, और कैटाबॉलिज्म मैम टूटता है, वेरी सिंपल गुड। भाषा में। ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है मैम, कैटाबॉलिज्म। उसके ओके। बाद हम लोग एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म पढ़े थे। में हम लोग 3 उसका टाइप देखे थे मैम। जेनेटिक कैसे कैसे डिफेक्ट हम लोग को किस तरह से हम लोग डिफेक्ट पहुंचता है, जेनेटिक डिफेक्ट, डाइटरी डिफरेंशिएशन और डिजीज कंडीशन। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स पढ़े थे, है ना, कि डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन्स का, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है प्रोटीन्स का। फिर यूरिया साइकिल देखे थे। उसके बाद फिर हम यूरिया साइकिल पढ़े थे। ठीक है, तो हमको लगता है सभी को समझ में आ गया था। यूरिया साइकिल अभी होगा मैम, कल पूरा नहीं हुआ था। यूरिया साइकिल कंप्लीट हो चुका था, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। यस मैम। यूरिया साइकिल कंप्लीट हो चुका था मित। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे हम स्टॉप कर दिए थे। तो अब मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स क्यों होगा? ड्यू टू abnormal मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अभी हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का भी abnormal कुछ हो गया, या फिर वो सही से टूट नहीं रहा है, सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अगर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब भी हो गया, तो जब हमें जरूरत है वो बॉडी पे नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके बॉडी में। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल में क्या पढ़ रहे थे, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो अब नॉर्मली अगर प्रोटीन्स बिहेव कर रहा है, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म वहां पे इफेक्टेड हो रहा है, तो उसके कारण कोई ना कोई डिजीज तो होगा ही। तो ये सब चीज हम प्रोटीन्स चैप्टर में पढ़ चुके थे, फिर से हम एक बार उसका रिविजन कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में पहला क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है कि ये भी एक इनहेरिटेड एरर्स है मेटाबॉलिज्म का, मतलब वो आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं। रेयर टाइप का डिजीज है, जोड़ी ने कि हर किसी को, बहुत रेयर है, और बट ये क्या है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जितना टाइप का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यूरिया साइकिल है या कोई भी तरह का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके लिए हमको कोई ना कोई एंजाइम्स की जरूरत है। एंजाइम्स चैप्टर में आप ये पढ़े हैं कि कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज होने के लिए क्या हो रहा है कि, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट टीम क्यों मेरा कभी वेबकैम यूज कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी क्या पढ़ा रहे थे, एंजाइम्स, कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज होने के लिए क्या है, एंजाइम्स की जरूरत होती है, ये आप जानते हैं। तो विदाउट एंजाइम्स अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में हजारों साल लग सकता है, थाउजेंड्स ईयर लग सकता है, बट एंजाइम्स क्या करता है, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स वो काम करने लग जाता है, विद इन वो रिएक्शंस तुरंत फटाफट कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारे अंदर क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एक एंजाइम्स है जो क्या करता है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। हमारे बॉडी में जो भी फिनाइल एलेनिन है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब क्या है कि हमारे बॉडी में क्या है कि इनहेरिटेड एरर्स आ गया, कुछ एक एरर की वजह से क्या है कि ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है वो बना ही नहीं हमारे बॉडी में। अब वो एंजाइम्स की कमी हो गई या बना ही नहीं या डेफिशिएंसी हो गई, तो अब क्या होगा, ये जो फिनाइल एलेनिन है, ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, वो टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। अब टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो क्या होगा, तो फिनाइल एलेनिन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि इसको मेटाबॉलिज्म में जाने के लिए टायरोसिन में बदलना जरूरी है। अब ये फिनाइल एलेनिन क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। जैसे ज्यादा मात्रा में हो जाएगा कोई भी चीज, चाहे वो अमीनो एसिड रहे, प्रोटीन रहे, कार्बोहाइड्रेट्स रहे, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई ऑर्गन पे जाके डिपोजिट होने का टेंडेंसी रखेगा। उसको तो जगह चाहिए ना, अपना जगह चाहिए।
कहीं रहने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा, कोई कोई पार्ट्स में जाके जमा होने लग जाएगा। अब वो जहां पे भी जमा होने लग जाएगा वहां पे क्या करेगा, ऑर्गन डैमेज करेगा, ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है उसको कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, उसको प्रोहिबिटेड करेगा सही से वर्क करने के लिए, क्योंकि जहां पे ऑर्गन सही से काम कर रहा है उसके जगह पे वो लग जा रहा है, वहां पे अकुमुलेट हो जा रहा है जाके, तो माइंड में जाके अकुमुलेट हो रहा है, तो वहां पे क्या क्रिएट कर रहा है, मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है, कोई ऑर्गन डैमेज कर रहा है, अनयूजुअल पोस्चर कर रहा है। तो यही है हमारा फिनाइल कीटोनुरिया। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है, एनी डाउट? किन्हीं को दिक्कत है फिनाइल कीटोनुरिया में? बस आप याद रखिएगा इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्स। हाँ बोलिए गौतम जी, आवाज आपकी। एक बार मैम, हाँ ठीक है, एक बार मैडम। हाँ हाँ ठीक है। फिनाइल कीटोनुरिया क्या है कि ये एक इनहेरिटेड टाइप्स का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। इनहेरिटेड टाइप कहने का मतलब है कि वो आपके पेरेंट्स से आप में कंटिन्यू होता है, आपको ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो ट्रेट कंटिन्यू हो रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। बट दूसरा अच्छी बात क्या है कि रेयर डिजीज है, बहुत कम लोगों को ये चीज होता है। अब इसमें क्या है, डिसऑर्डर्स हो रहा है तो कोई ना कोई वजह से हो रहा है, डिसऑर्डर्स है तो कोई ना कोई वजह से, या तो डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या कोई भी चीज एक्सेसिव के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक एंजाइम की कमी है हमारे बॉडी में, और वो एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी हमारा एंजाइम्स है वो अपने नाम मिलता जुलता पे ही वर्क करता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज तो किस पे काम करेगा, फिनाइल एलेनिन पे काम करेगा। फिनाइल एलेनिन क्या है, हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है, सिंपली अमीनो एसिड है। तो अब ये अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट होना है, टायरोसिन में कन्वर्ट होना है। हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन को टूटना है या कन्वर्ट होना है टायरोसिन में। तो यूजुअली नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज आता है, अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन पे काम करता है और उसको बदलता है टायरोसिन में। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। बट यहाँ पे एबनॉर्मली क्या हो रहा है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण, कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स के कारण क्या है, हमारे अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम्स का कमी हो गया। अब वो क्या करना है, जैसे कमी हो गया वो अपना एक्चुअल काम नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल वर्क काम नहीं कर रहा है, तो उसका एक्चुअल वर्क क्या है कि फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करना, टायरोसिन में बदलना। तो अब जैसे ही ये नहीं बदल पा रहा है, टायरोसिन में नहीं बदल पा रहा है, तो फिनाइल एलेनिन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में बन गया, ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिनाइल एलेनिन ही रह गया। तो अब ये क्या है कि हर जगह दूसरे दूसरे जगह पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, आपके सेल्स में, आपके ऑर्गन्स में, आपके ब्रेन में जाके वहां पे डिपॉजिट होने लग जाता है। जैसे कोई भी चीज डिपॉजिट होने लग जाएगा तो वहां पे क्या है, थोड़ा अनयूजुअल काउस होने लग जाएगा, उसका फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस होने लग जाएगा। तो सेम चीज क्या है, अगर ब्रेन में चला गया, वहां पे एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया फिनाइल एलेनिन का, तो मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ऑर्गन डैमेज करने लग गया, अनयूजुअल पोस्चर हो गया। तो ये सब इसका इफेक्ट्स है। मेनली क्या हो रहा है, एंजाइम्स फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का कमी हो रहा है फिनाइल कीटोनुरिया में, इतना ही हो रहा है, और उसका रिजल्ट्स में हमको मिल रहा है मेंटल रिटार्डेशन, ऑर्गन डैमेज और अनयूजुअल पोर्शन। यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को? अभी कोई डाउट है किन्हीं को? नो मैम। सेम जैसे फिनाइल कीटोनुरिया है वैसे ही इसमें क्या है, एल्केप्टेनुरिया, ये भी सेम उसी जैसा है, बट यहाँ पे भी जैसे वहां पे फिनाइल एलेनिन का एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी में, यहाँ पे दूसरा चीज का एक्युमुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, वो हो रहा है होमोजेनिस्टिक एसिड का हमारी बॉडी में। अब होमोजेनिस्टिक एसिड क्या है, तो होमोजेनिस्टिक एसिड क्या है कि हमारे बॉडी में जैसे ही जाता है होमोजेनिस्टिक एसिड, तो होमोजेनिस्टिक एसिड बहुत फ्यू मात्रा में हमारे बॉडी में जाता है, क्योंकि हम वैसा कोई फूड नहीं लेते जिससे कि होमोजेनिस्टिक एसिड ज्यादा सीक्रेट हो। बट अगर कभी गया है तो होमोजेनिस्टिक एसिड क्या होता है, कोई ना कोई चीज में, यूजफुल चीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है कि अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा बताइए आप? ऊपर वाला जैसा हुआ है सेम यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी सेम हो रहा है, बट नाम चेंजेस है। क्या होगा, क्या होगा?
कोई भी रिएक्शन को कैटेलाइज होने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। एंजाइम्स। तो यहाँ पे भी होमोजेनिस्टिक एसिड को कैटेलाइज होने के लिए, उसको मेटाबोलाइज होने के लिए कोई ना कोई एक खास एंजाइम्स की जरूरत है। तो यहाँ पे भी क्या है कि नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर वो एंजाइम्स रहा तो वो होमोजेनिस्टिक एसिड्स को हमारे बॉडी में एक्युमुलेट नहीं होने देगा, उसको कोई ना कोई रूप में बदल देगा जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। बट यहाँ पे क्या है कि सेम फंक्शनल लेवल एंजाइम्स का नहीं है जो होमोजेनिस्टिक एसिड को बदलेगा। तो यहाँ पे भी सेम जैसे फिनाइल कीटोनुरिया है वैसे ही अल्कापेटिनुरिया है, बट यहाँ पे फिनाइल कीटोनुरिया में क्या हो रहा है, फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट हो रहा है आपके बॉडी में, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे होमोजेनिस्टिक एसिड बढ़ रहा है। बाकी काम भी यहाँ पे सेम है, जैसे होमोजेनिस्टिक एसिड बढ़ जाएगा तो ये उससे भी ज्यादा होमोजेनिस्टिक एसिड का बहुत डैमेज क्रिएट करता है आपके बॉडी में, आपके ब्लड सेल्स में बहुत डैमेज क्रिएट करता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये भी जाके सेम मेंटल रिटार्डेशंस करेगा, कोई ऑर्गन डैमेज करेगा। उसके बाद क्या है कि जैसे होमोजेनिस्टिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ के जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूरिन है वो ब्लैक होने लग जाता है, डार्क यूरिन होने लग जाता है। और उसको जैसे एयर में एक्सपोज होता है तो ऑक्सीडेशन के कारण वो क्या होता है कि ब्लैक हो जाता है, टोटली ब्लैक यूरिन दिखने लग जाएगा। जैसे यूरिनेशन होगा, एयर के संपर्क में आया वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये था हमारा अल्कापेटिनुरिया। यहाँ तक में इनको दिक्कत। उसके बाद है एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म में क्या है कि बॉडी में पिगमेंट्स की कमी होती है, कलर की कमी होती है। वैसे आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो इंडियन मेलानिन पिगमेंट, हाँ पिगमेंट्स की कमी होती है, कलर उनको नहीं दिखता। जैसे आईज का कलर हम लोग का कुछ ना कुछ, किसी का ब्राउन है किसी का ब्लैक है, तो उनका पूरा व्हाइट दिखता है। उन मतलब पिगमेंट्स ही नहीं होता, व्हाइट पूरा हेयर उनका पूरा व्हाइट है, वो खुद व्हाइट है। तो पिगमेंट्स की कमी है। मेलानिन जितना नॉर्मल अमाउंट्स में होना चाहिए वो उनमें नहीं है। तो उस कारण क्या है कि उनका जो व्हाइट पूरा बॉडी है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम एल्बिनिज्म में हेयर भी व्हाइट होता है? हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे जो पूरा व्हाइट दिखता है, बाल से लेके हर कुछ व्हाइट दिखता है, तो वही एल्बिनिज्म है। वहां पे पिगमेंट्स की कमी है। जैसे पिगमेंट्स का कमी होगा तो हर कलर वहां पे व्हाइट हो जाएगा, चाहे वो हेयर कलर रहे या स्किन कलर रहे, आईज कलर रहे, वो टोटल व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? पंकजा ओके, मैं नो मैम। एल्बिनिज्म का हम आपको एक मिनट को एल्बिनिज्म का हम आपको इमेजेस दिखाते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, व्हाइट दिख रहा है। मेरा मोबाइल ही आपको मेलानिन का कलर का दिख रहा है विदाउट पिगमेंट्स। अब दिख रहा है? यस मैम। देखिए उस आदमी का आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हंसता हुआ उसका दांत दिख रहा है। हाँ घोस्ट लग रहा है मैम, घोस्ट लग रहा है। क्यों घोस्ट देखे हैं आप क्या? पिक्चर में मैम। घोस्ट देखे हैं क्या आप, जो आपको पता चल गया कि घोस्ट लग रहा है? पिक्चर में देखा हूँ मैम। अच्छा पिक्चर में देखे, ओके चलिए। तो वो एल्बिनिज्म हो गया, उसमें कलर पिगमेंट्स की कमी है तो वो एल्बिनिज्म हो गया। अब यहाँ तक प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म हमारा खत्म हो गया, नॉर्मल एबनॉर्मल सारा। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारा? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड के अंतर्गत हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है मैक्रोमोलिक्यूल है, स्टार्च है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और मैक्सिमम फूड जो हम लेते हैं वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जनरली ज्यादा मात्रा में। तो फर्स्टली अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर फर्स्टली हम उसका डाइजेशन देखेंगे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलर यूनिट क्या है, क्या चीज से बना है कार्बोहाइड्रेट्स? मोनोसेचुराइड। मोनोसेचुराइड से बना है। तो ऑब्वियस सी बात है जिससे बना है उसी में टूटेगा, है ना।
तो चाहे वो स्टार्च रहे, डाइसैचराइड्स रहे या मोनो रहे, तो वो कन्वर्ट होगा फाइनली एब्जॉर्ब फॉर्म में। जब भी इसको आना पड़ेगा तो वो किस किस रूप में आएगा, मोनोसैचराइड्स के रूप में। तो अब स्टार्च है तो स्टार्च पे भी वर्क आउट होगा, तो वो फाइनल जब तक उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो किस रूप में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब तक बहुत सारा रिएक्शन, चेन ऑफ रिएक्शन होगा, जो कि स्टार्च को, चाहे डाइसैचराइड्स रहे चाहे जो भी रहे, उसको तोड़ेगा मोनो में। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे टूटता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे माउथ में क्या है, सलीवा। सलाइवा। सलीवा में हाँ सलाइवा। तो हाँ सलाइवा है। तो अब सलाइवा क्या करता है, अब सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि सलाइवा किस पे वर्क करता है, स्टार्च पे। और स्टार्च हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज है, मतलब तोड़ता है मैम स्टार्च। पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, हमारा पॉलीसेकेराइड्स है। हाँ तो अब पॉलीसेकेराइड्स है, वो उसका स्ट्रक्चर बहुत वास्ट हो गया, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा प्रेजेंट है। तो जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, तो या फिर उसको बाइट करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, थोड़ा देर उसको काटते हैं, तो इस प्रोसेस में जितने देर के लिए मुंह में रहता है हमारा खाना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सलाइवा मिक्स होता है। और 5% लगभग डाइजेशन सलाइवा से स्टार्च का वहीं पे होने लग जाता है, वहीं पे टूटने लग जाता है उसका बॉन्ड। उसके बाद फिर कहाँ गया, एसोफेगस से होते हुए हमारा स्टमक में गया। और हम ये इससे पहले पढ़ चुके हैं कि स्टमक में क्या चीज का डाइजेशन हो रहा है कंप्लीटली, किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का। प्रोटीन का। लेकिन जो प्रोटीन का हो रहा है, और यहाँ पे क्या है कि इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स को वहां पे टूटने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या देखें, स्टार्च से मिला हुआ खाना, स्टार्च में सलाइवा मिला हुआ खाना पेट तक गया। लेकिन हम प्रोटीन्स में क्या पढ़े हैं कि वहां पे क्या रहता है, पेप्सिनोजेन, जो सुप्तावस्था में है, सोया हुआ है, उसको जगाएगा HCl, फिर वो एक्टिवेट होगा पेप्सिन में, उसके बाद वो काम करेगा फूड पे, और फिर प्रोटीन जो भी है उसका पेप्टाइड बोर्ड फिर तोड़ेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन इतना प्रोसेस होने के लिए उसको कुछ समय तो चाहिए। HCl सीक्रेट होगा, फिर पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, फिर जाके वो काम करेगा। तो जब तक वो इतना प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसका पीएच बहुत लो हुआ, तब तक ये क्या करता है कि वो जो स्टार्च सलाइवा मिला हुआ है फूड, वहां पे कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे पेप्सिन एक्टिवेट हुआ, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का वहीं पे जो भी ब्रेक डाउन है रुक जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोटीन्स का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि प्रोटीन्स का जो भी हुआ, उसके बाद फिर फूड कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हर किसी का जो भी बच गया है सारे का डाइजेशन होना है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। तो अब क्या है कि जो बच गया है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसपे उसका फिर से डाइजेशन होना है, बाकी आधा हो गया, ऊपर में आधा जो बचा हुआ है, तो वहां पे उसको क्या मिलेगा, पेनक्रेटिक जूसेस मिलेगा, पेनक्रेटिक एंजाइम्स मिलेगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स मिलेगा, फिर वो सब काम करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे, और उसको फिर मोनोसैचराइड्स में कन्वर्ट करेगा। फिर वो क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में के विलाई द्वारा वो एब्जॉर्ब होगा, और फिर जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा, वो फिर बॉडी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में वो क्या बोलते हैं, स्टोर हो जाएगा, और प्लांट में वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। उसके बाद अब फिर भी जब बॉडी को, हमारे बॉडी को जरूरत होगा एटीपी की, या चाहे जो भी एक मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने की, तब वो वहां से ले लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को भी, ओके। अब हम आते हैं साइकिल में, इसका मेटाबॉलिज्म में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, लाइसिस वर्ड मतलब का लिटरली मीनिंग लाइसिस, तोड़ना। तो लाइसिस मतलब तोड़ना। तो अब तोड़ेगा, किसका तोड़ेगा, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस से,
तो ग्लाइको ग्लूकोज से रिलेटेड है, लाइसिस तोड़ना। ग्लूकोज का तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। अब क्या चीज में टूटेगा? ग्लूकोज क्या चीज में टूटेगा? तो ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो क्या देगा? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी देगा। एनर्जी क्या है? एनर्जी देगा। अब ये क्या चीज में टूटेगा? अगर एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीडेशन मिल रहा है उसको, वहां पे एयर का प्रेजेंस है, तो वो टूटेगा पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। अगर वहां पे कोई एनएरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो टूटेगा लैक्टेट में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। ओके, अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ चला गया? हाँ, अब यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, चेन नहीं है। देखिए, चेन यहाँ पे नहीं है, कोई भी एक दूसरे का लास्ट प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, चेन ऑफ रिएक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे सॉरी, चेन ऑफ रिएक्शन है, साइकिल नहीं है। जैसे यूरिया साइकिल आप पढ़े, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नहीं पढ़े हैं, आप सिंपल ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। तो अब फर्स्टली क्या है कि तो क्या चीज को टूटना है? ग्लूकोज को टूटना है। तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा? और इसको लास्ट प्रोडक्ट क्या बनना है? एरोबिक कंडीशंस में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एरोबिक कंडीशंस में लास्ट प्रोडक्ट इसको बनना है पायरुविक एसिड। इतना आपको याद होना चाहिए। क्या बन रहा है? फिर से बोलिए। ग्लूकोज क्या चीज में टूट रहा है? पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज क्या चीज में टूट रहा है? बोलिए। पायरुवेट में या पायरुविक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एनएरोबिक कंडीशन है, तो लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे कैसे ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है। ये जो हम अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो एरोबिक कंडीशंस का है। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज अब क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब पहले बताए हुए हैं, ये मतलब चैप्टर ही का पहले पढ़ाए हुए हैं। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट जुड़ता है उसमें, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे अब क्या हो रहा है कि कोई भी चीज ऐड करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी चीज ऐड करना है तो कोई एटीपी की भी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या होती है, पहला फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, तो एटीपी से एडीपी बन रहा है, ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट लग रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि डाई में कन्वर्ट हो रहा है, और फॉस्फोराइजेशन में किसकी मदद ले रहा है? हेक्सोकाइनेज का। और क्या बना रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बना रहा है? ग्लूकोज 3 फॉस्फेट बनाना चाहिए, ग्लूकोज 2 फॉस्फेट बनाना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज बीच से तोड़ना मुश्किल है, बशर्ते कि पहला और लास्ट वाला तोड़ दे। तो अब यहाँ पे हेक्सोकाइनेज है, 6 वाला, हेक्सो मतलब 6। तो हेक्सोकाइनेज जब आया है तो वो क्या किया? 6 पोजीशन पे ही फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया, इसीलिए यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। कोई कंफ्यूजन? पहला वाले चेन में कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? ग्लाइकोलाइसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। समझ जाएंगे तो आप खुद से रिएक्शन याद रहेगा, आप खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब पहला रिएक्शन हो गया, ग्लूकोज 6 को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, बट सिर्फ आइसोमर्स का चेंज हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो ग्लूकोज क्या चीज में बदल गया? फ्रुक्टोज में, और कुछ नहीं हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज के प्रेजेंस में आइसोमरेज एंजाइम्स आया, उसको आइसोमर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्लूकोज बदल गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? नो मैम। अब फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? थर्ड है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट में फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन हुआ, सेम फिर से हमारा क्या है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में फिर क्या हो रहा है? हमारा
एक फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो अब 6 पोजीशन तो हाँ क्या बोले ऋतिक? मैम बोले फॉस्फो ग्लूकोमेरेज के प्रेजेंस में बन गया ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हाँ वो आइसोमरेशन हुआ। अब फ्रुक्टोज Yes, 6 फॉस्फेट क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रहा है, फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन। फॉस्फोराइजेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें एडिशन होगा। तो अब एडिशन Yes, कहाँ होगा? 6 पोजीशन तो उसका ब्लॉक हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला पोजीशन पे वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे Yes, अब कोई भी चीज जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? उसको एनर्जी की जरूरत चाहिए, तो एटीपी से एडीपी हो गया। उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में 6 पोजीशन पहले से आ चुका है, तो कहाँ पे लगेगा? 1 पे। और 2 फॉस्फेट ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है बाई लगेगा या डाई लगेगा। कोई कंफ्यूजन? तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट में। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट है, तो अब इसमें क्या है कि ब्रेकेज आ गया, टूटने वाला है, क्लीवेज आ गया। तो ये कहां से टूट रहा है? बिल्कुल हाफ। जो फ्रुक्टोज है वो कितने कार्बन का है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। 6 कार्बन का। हाँ 6 कार्बन का। और ये अगर इक्वली टूटेगा तो कितने कार्बन में टूटेगा? 3-3। तो यहाँ पे भी इक्वली टूट रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों एल्डोलीज के प्रेजेंस में इक्वली टूट जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट दोनों टूट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वली टूटा, बाई फॉस्फेट है मैम। हाँ वही बाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो एक फॉस्फेट एक पे लगा हुआ है, दूसरा फॉस्फेट छठा ग्रुप पे लगा हुआ है। अगर टूटता है इक्वली तो दोनों पे एक एक फॉस्फेट ग्रुप जाएगा या नहीं जाएगा? इक्वली टूटता है तो। यस मैम। जी दोनों पे एक एक गया, तो Yes, दोनों पे गया तो पहले क्या बन गया? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों आइसोमर्स है, दोनों का एक में एसीटोन ग्रुप है, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है। एक कीटोन ग्रुप है, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी मतलब दोनों का जो फॉर्मूला है सेम है, आइसोमर्स है दोनों एक दूसरे का। बस अंतर क्या है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, एक में कीटोन ग्रुप जुड़ा है। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या होता है, खुद ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में अपने आइसोमर्स में चेंज हो जाता है। और वो आइसोमर्स क्या है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में वो फिर से उसी में बदल जाता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? यस मैम। क्या बोलिए मैम जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बोले ये कैच में कन्वर्ट हो गया? ये फिर से ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। दोनों आइसोमर्स है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का आइसोमर्स है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक है, तो सेम यहाँ पे भी सेम दोनों क्या है? आइसोमर्स है। हाँ, और ये थोड़ा अनस्टेबल है तो ये स्टेबल फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो गया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, मतलब कीटोन ग्रुप वाला जो है वो कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में। कोई कंफ्यूजन? स्टिल कोई कंफ्यूजन है ऋतिक? अब क्या है कि अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉस्फेट वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, अब एक फॉस्फेट, अब तो यहाँ पे एक ही फॉस्फेट वाला, डाई वाला तो एक ही फॉस्फेट बचा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक जो डाई फॉस्फेट था वो 1 फॉस्फेट हो गया है, ठीक है। जो डाई फॉस्फेट था वो 1 फॉस्फेट में टूटा था, हाफ ऑफ टूटा था, तो एक जगह ही फॉस्फेट रहा, वो डाई वाला सिंगल फॉस्फेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड को जब भी आपको CHO ग्रुप को अगर आप जैसे ही ऑक्सीडेशन में डालेंगे तो क्या बनेगा? 12th में आप पढ़े होंगे, क्या बनेगा? COOH, एसिड बनेगा, है ना। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या बन जाता है? ग्लिसरिक एसिड बन जाता है। वो किस लिए बनता है?
ड्यू टू ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड का होगा। एल्डिहाइड क्या है, CHO ग्रुप बनेगा, COOH ग्रुप, मतलब एसिड ग्रुप बन जाएगा ये कार्बन। हाँ, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो गया, बट यहाँ पे क्या है, फॉस्फोराइजेशन भी हो रहा है। तो अब थर्ड ग्रुप तो पहले से ब्लॉक है, तो कहाँ पे लगेगा, बोलिए, फर्स्ट में फर्स्ट पे लगेगा, और 2 हो गया तो बाई लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट भी होगा या फिर ग्लिसरिक एसिड भी होगा, यहाँ पे या ये सॉल्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप नॉर्मल एसिड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। यहाँ तक में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक में बहुत फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, लेकिन हमको लास्ट प्रोडक्ट क्या पाना है, पाइरुवेट। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा बॉडी काम करेगा, उसी अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, उसी अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो भी सीरीज ऑफ रिएक्शन है, को फैक्टर्स है, उसी अकॉर्डिंग देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक अब इसको फॉस्फेट ग्रुप का काम नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीफॉस्फोराइजेशन। तो डीफॉस्फोराइजेशन में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल। तो रिमूवल कहाँ से होगा, या तो पहले से हटा दीजिए, थर्ड से हटा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वो कंसिडर किया, पहले में से हटाना ज्यादा इजी था, तो फर्स्ट में से हटा दिया। तो वो जो ग्लिसरिक एसिड था वो सिंपली वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, बाकी वो एज इट इज रह गया। कोई कंफ्यूजन? 1,3 बाई फॉस्फोरिक एसिड जो था वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद क्या है कि अब ये थोड़ा हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड था, कोई भी इस पे ज्यादा लास्ट पे है तो लास्ट या फर्स्ट पे हमारा क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहता है, कोई भी आके रिएक्ट कर जाए, रिएक्टिव प्रोसेस हो जाता है। तो क्या हो गया कि ये जो थर्ड वाला फॉस्फोरिक एसिड है उसका सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, और कुछ भी इस रिएक्शन में नहीं हुआ है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेन्स के प्रेजेंस में क्या हुआ है कि वो जो फॉस्फेट ग्रुप हमारा तीसरा जगह पे लगा हुआ है वो कहाँ गया, सेकेंड वाले पोजीशंस पे आ गया, और कुछ भी नहीं हुआ है। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को? थर्ड वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ पे आके लग गया, सेकेंड वाले ग्रुप पे लग गया है। शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हुआ है इसमें, और कुछ भी नहीं हुआ है। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलिए कुछ। नो मैम। नो मैम। उसके बाद अब क्या है कि ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे क्या है कि डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, जल का निकलना, हाँ, H2O का रिमूवल निकलना। ऑफ H2O। तो यहाँ पे क्या है कि H2O का रिमूवल होता है और वो प्रोड्यूस करता है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। बस इसका में से जो H2O है वो स्ट्रक्चर में से निकल जाता है और वो ही कंपाउंड बच जाता है, और उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, या अभी तक में अगर सॉल्ट फॉर्म में लेते हैं तो पाइरुवेट, नहीं तो पाइरुविक एसिड। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस मैम। क्या बोलिए? मैम ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कैसे कन्वर्ट किया मैम फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में? इनुलेस के प्रेजेंस में यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड क्या है कि यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ H2O, इसका जो स्ट्रक्चर है उससे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल रहा है, H2O निकल रहा है, और जो स्ट्रक्चर बच गया वही हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। सिर्फ डिहाइड्रेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2O हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। और इनुलेस के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। ठीक है? यस मैम। लेकिन स्ट्रक्चर रहता मैम तो ज्यादा अच्छा रहता। स्ट्रक्चर अगर आप पूरे का लिखने लगेंगे तो फिर आप लिख ही नहीं पाएंगे, बहुत भास्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर।
इसीलिए हम स्ट्रक्चर नहीं दिए। स्ट्रक्चर वाला भी अगर आप फॉर्म देखेंगे नेट में आपको वो भी मिल जाएगा, बट बहुत ज्यादा भास्ट हो जाएगा आपको। आपके बुक में तो इतना भी नहीं है, डायरेक्ट सीरीज वाइज है, 1,3 बाइफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 2 फॉस्फोग्लिसराइड, उसके बाद डायरेक्ट वही है। लेकिन आप जब स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सारे का स्ट्रक्चर लिखते लिखते आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप इतना ही याद रखिए। बहुत हुआ तो सीरीज ऑफ रिएक्शन याद रखिए, कहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, कहाँ पे फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, कहाँ पे डिफॉस्फोराइजेशन हो रहा है। ठीक है, यस मैम। तो उसके बाद अब क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में क्या है कि ये पाइरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, पाइरुवेट बन रहा है। सिंपली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या हो रहा है कि फॉस्फो यहाँ से क्या हो रहा है कि इनोल चीज निकल रहा है, टॉटोमेरिज्म में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पाइरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारा रिएक्शन क्या था, इनिशियल रिएक्शन क्या था, हमारा इनिशियल रिएक्शन क्या था, ग्लाइकोलाइसिस क्या था, कन्वर्जन ऑफ, बोलो, पाइरुवेट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट और लैक्टेट, है ना। तो ग्लूकोज फर्स्टली हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट क्या है, ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज है ना, और वो लास्ट पॉइंट क्या चीज में बदल रहा है, पाइरुवेट में। तो ये जो सीरीज है यही है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। और उसके बाद क्या है कि ग्लूकोज तो मैम टोटल के ग्लाइकोजीन में बदलता है ना। हाँ, ग्लूकोज तो पूरा ब्रेक डाउन होकर के एंजाइम होते हुए तो ग्लाइकोजीन में आता है ना मैम, ग्लाइकोजीन बनाता है ना वो। ग्लाइकोजेन स्टोर्ड फॉर्म है, ग्लाइकोजेन हमारा बॉडी में ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है। तो ग्लाइकोजेन ग्लूकोज लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो ग्लाइकोजेन स्टोर फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज का टूटना है, ग्लाइकोजन का टूटना नहीं है। अभी हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोजन वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का टूटना है, ग्लाइकोजन का टूटना नहीं है, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है हमको, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, बहुत कुछ है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का टूटना है। उसके बाद ये स्टेजेस है, और जितना चीज बताए वही स्टेजेस में दिया है कि पहले में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइजेशन हो रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है, तो ये लैंग्वेज फॉर्म में है। ठीक है, अभी 1 मिनट में कट जाएगा तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, नहीं तो अभी थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे। मैम अभी ज्वाइन करेंगे या थोड़ी देर बाद? थोड़ा देर बाद हम मैसेज कर देंगे कब ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके मैम, ओके। उसके बाद फिर इसको ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो फिर हम क्लास को भी सेशन एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में अटेंडेंस लेते हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम।